बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रियंका उप्पल। भले ही कोरोना जा रहा हो, लेकिन एक और टेंशन अब पूरे हिंदुस्तान में फैलती हुई नजर आ रही है और ये है नए वायरस की H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, जिससे अब तक देश में 2 लोगों की जानें जा चुकी हैं और इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहें वो भी चिंतित और गंभीर दिख रहे हैं। उनके मुताबिक तो हरियाणा और कर्नाटका में इन्फ्लुएंजा के एक मरीजों की मौत भी हो चुकी है। हालात को देखते हुए कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर एक समीक्षा बैठक भी की है। मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट पर रहने और हालात की निगरानी के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। सभी राज्यों में IDSP यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के जरिए रियल टाइम बेसिस पर H3N2 केसेस की निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने H3N2 वायरस को लेकर राज्यों को खत भी लिखा है। वायरस से अब तक करीब 3000 केस सामने आ चुके हैं। ये पूरे देश भर के मामले हैं और एक बार पूरे इस मैटर पर खास चर्चा हमने आपके लिए प्लान किया, लेकिन पहले एक बार और डिटेल्स हमारे सहयोगी से ले लेते हैं। अभिषेक राज हमें और डिटेल्स के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। क्या एडवाइजरी और गाइडलाइंस में निकल कर आया है, कितना गंभीर मामले इस वक्त निकल कर आ रहे हैं, अभिषेक बताएं। देखिए, कोरोना हमने झेला है और कोरोना के बाद जिस तरीके से ये वायरस पूरे लोगों को परेशान कर रहा है, 2 डेथ भी इसमें कंफर्म्ड हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल भी बैठक की थी। लगातार जो मैराथन दौर है बैठकों का वो जारी है। कई सारे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, हॉस्पिटल को गाइडलाइन भी जारी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो जागरूकता। नीति आयोग की आज बैठक भी है मंत्रियों के साथ और आज इस पूरे मंत्रालय की बैठक में एक बात पे चर्चा होगी, वो राज्यों को लेकर होगी कि आखिर किन राज्यों को कितनी सपोर्ट देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के जिंद में जो मामला आया डेथ का, तो हरियाणा में कितनी तेजी से ये फैल रहा है या दूसरे राज्यों में और क्या क्या सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है अभिषेक, आपसे इंतजार रहेगा इस पर और ज्यादा अपडेट का। ये जब नीति आयोग की बैठक के कंक्लूड्स निकल कर आएंगे आप जरूर शेयर करें। लेकिन एक बार इस मामले को देखते हुए कितनी पॉलिटिकल गलियारे से कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं। H3N2 के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सतर्क दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अब आपको यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का भी एक रिएक्शन सुनवाते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर सरकार केंद्र से मिले गाइडलाइंस के मुताबिक मामलों की ट्रैकिंग की बात की है और क्या कुछ कहा है, एक बार आइए सुनवाते हैं। मरीजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। पूरे लखनऊ में हॉस्पिटल्स की कल की संख्या है, KGMC में 30-35 हैं, बलरामपुर में 20-25 हैं, सिविल और लोक बंधु में 15-15 मरीज हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं। ये मौसम चेंज के कारण ऐसा होता है और धीरे धीरे स्थिति 2 दिन में कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो यानी मामला आपको हमने समझा दिया। लगभग 3000 के करीब मामले पूरे देश से निकल कर आ रहे हैं। 2 मौतें हुई हैं, लेकिन बहुत एक तरफ से एक व्यू ये भी रखकर लेकर चलना चाहिए इस पूरे मामले को। स्लाइड में भी देखना चाहिए कि जो दोनों मौतें हुई हैं वो कहीं ना कहीं डिजीजेस भी थी उनमें। एक 82 साल के थे जिनका निधन हुआ है और एक 56 साल के भी थे जिनको लंग कैंसर भी था। इस मामले को कितने गंभीर रूप से देखना चाहिए, क्या सतर्कता होनी चाहिए, किस तरह का पैनिक फैलाने का हमारा इरादा नहीं है, सिर्फ अपने व्यूअर्स को समझाना और सतर्क रखने का एक प्रयास है। हमारे साथ डॉक्टर इंदु खोसला हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं IST NHRCC से, और साथ ही हमारे साथ NK गांगुली भी हैं और ये फॉर्मर DG हैं ICMR के। सबसे पहले मुझे इंदु खोसला से ये जानना है। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही है। डॉक्टर इंदु, पहले तो आप ये मामला समझाएं हमें कि H3N2 वायरस को कितना बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि इस लाइट में इसे देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो 2 मौतें हुई हैं और वो दोनों ही कहीं ना कहीं डिजीजेस झेल रहे थे। 82 साल के एक पहले जो जिनका निधन हुआ है और दूसरा जो लंग कैंसर की वजह से भी क्लैरिटी पूरी तरह नहीं निकल कर आई है कि लंग कैंसर एक वजह थी या वायरस वजह थी। ये वायरस कितना गंभीर है, इसे किस तरह से लेना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इन्फ्लुएंजा जो इन्फेक्शन है, ये वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस है और इसका जो सब टाइप है हम इसको H3N2 कहते हैं। ये नया वायरस नहीं है, पहला इसका पैंडेमिक हुआ था 1968 में, जब इसको हम हांगकांग फ्लू के नाम से जानते थे और तब वहाँ उस टाइम बहुत मौतें हुई थी, 1 मिलियन से ऊपर मौतें हुई थी। पर तब भी मौतें उन्हीं में हुई थी जिनमें अंडरलाइन कोई कंडीशंस थी, जैसे कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे लंग की कंडीशन हो या हार्ट की कंडीशन हो या किडनी की कंडीशन हो या डायबिटीज हो।
तो ये वायरस तो पुराना वायरस है, पर ये सीजनैलिटी के साथ चेंज होते होते बार बार आता है। तो 2002 के बाद जब WHO ने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये वायरस इन्फेक्शन फैलाता है और इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि उसके बाद भी इसका एक पैंडेमिक हुआ था 2002-2003 में। तो ये वायरस जो आता है सीजनैलिटी से आता है, तो इसको वैक्सीन में कवर किया गया है। तो आई थिंक अननेसेसरली हमको घबराने की जरूरत नहीं है, बट ये वायरस इज अ नोन वायरस विच विल कॉज सिम्टम्स, बट ज्यादातर प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी जिनको अंडरलाइन कंडीशंस है। बाकी को खांसी, सर्दी, कुछ बच्चों को निमोनिया के जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। तो डेफिनेटली हमको केयरफुल तो रहना पड़ेगा, और अगर ये ज्यादा मात्रा में फैलेगा तो हमको 100% केयरफुल तो रहना पड़ेगा, एंड वी विल नीड टू टेक प्रिकॉशंस एंड स्टेप्स। बट आई डोंट थिंक कि हमको ऐसे कुछ बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके डॉक्टर इंदु, आपकी इस बात से एटलीस्ट थोड़ा सा हौसला तो बढ़ा है, क्योंकि तैयार रखना है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन जाहिर तौर पर पैनिक करने का मूड नहीं है। ये हमारा एक कोशिश है इस पूरे मुद्दे पर डिटेल लेने का। हमारे साथ अब डॉक्टर अमित खंडेलवाल भी जुड़ गए हैं और उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अमित खंडेलवाल डायरेक्टर हैं पारस हॉस्पिटल से। डॉक्टर अमित, ये वायरस एक्चुअली फैल कैसे रहा है? क्या ये हवा में है जैसे कोरोना है, या फिर किसी के कांटेक्ट में आने से ही ये वायरस फैलता है? Hi, good afternoon. So basically, me being a cardiologist, and how do I find this infection is? See, one has to understand influenza is a respiratory infection, right? तो basically man-to-man transmission भी जो है वो aerosols के through है। जो infection दूसरे patients को हो रहा है उससे फैल सकता है। But simultaneously we have to understand. Somebody was asking like, what are the cardiac complications which can occur in this? क्या heart की तकलीफें हो सकती हैं? See, any of the virus whichever is having cross linking of the proteins, जो वायरस का प्रोटीन्स हैं वो अपने हार्ट की मसल्स के साथ में क्रॉस लिंकिंग अगर है तो वो इन्फेक्शन कर सकता है और हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। सो टू एन एक्सटेंट हार्ट का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा? जैसे उसका पंपिंग फंक्शन कम हो सकता है। पंपिंग फंक्शन कम होगा तो सांस में तकलीफ बढ़ सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सांस में तकलीफ वायरल इन्फेक्शन जो कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से बढ़ रही है, या फिर जो हार्ट की पंपिंग फंक्शन कम हो गई है उसकी वजह से बढ़ रही है। सो आई ऑलवेज से माय फिजिशियन कलीग्स आल्सो प्लीज पे इंटरेस्ट एंड पे सम होमेज टू द बेसिक डायग्नोसिस लाइक ईसीजी एंड एको। मेनी अ टाइम्स इकोकार्डियोग्राफी जो होती है वो आपको काफी इंफॉर्मेशन दे देती है रिगार्डिंग दीज थिंग्स कि हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। Secondly, what is more important, I would love to communicate through your channel to the masses, to the public. ये एक मौसमी इन्फेक्शन है, इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एंड एज यू हैव वेरी वेल नरेटेड, बोथ द मॉर्टेलिटीज जो दोनों ही मौतें हुई हैं वो हाई रिस्क पेशेंट्स में हुई हैं। एक 85 इयर्स से ऊपर के पेशेंट थे, दूसरे यंग एज थी रिलेटिवली 56 इयर्स, बट ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द पेशेंट्स हु आर हैविंग एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज, या तो वो उम्र ज्यादा हो, कैंसर किसी को हो, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, पहले की हार्ट डिजीज हो, तो उसमें तकलीफें ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द मासेस एट लार्ज। लेकिन हमें किसी भी तरह से जैसे हम आम इन्फेक्शन से बचते हैं वैसे बचने की जरूरत है। एंड लेट्स सी, दो मॉर्टेलिटीज से बहुत ज्यादा घबराने की या पैनिक करने की जरूरत एट द मोमेंट प्लीज नहीं है। ओवर टू यू मैम। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर अमित, बहुत ज़्यादा घबराने की, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार ये भी समझ लेते हैं कि इस वायरस को जब मेडिकल फ्रेटर्निटी बता रही है कि इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के फॉर्मर DG मिस्टर NK गांगुली भी हमारे साथ हैं। उनसे भी समझ लेते हैं कि किस तरह की गाइडलाइंस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। गांगुली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि ये मैटर है कितना बड़ा, कितना सीरियस है, इस इन्फ्लुएंजा को कैसे लेना चाहिए। अब क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार समीक्षा तो हो रही है, चाहे कल बात करें और आज भी आप नीति आयोग की बैठक चल रही है, कैसी गाइडलाइंस एक्सपेक्ट करनी चाहिए? क्या कुछ एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से और आने वाले दिनों में सख्त हो सकती है? बात ही आ रही है कि शायद मार्च तक ये मामले पीक पर पहुंच जाएंगे। देखिए, ये सीजनल वायरस है, 1 जनवरी से मार्च तक का है, जो नॉर्दर्न एरिया में है। सदर्न एरिया में ये सारे साल हो सकता है। और ये एडवाइजरी सबको दिया गया है कि वैक्सीन जरूर ले लें, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। और पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं या जो बूढ़े हैं,
और ये जो H3N2 स्ट्रेन डार्विन है, ये बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में WHO ने क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन में बदलाया हुआ। तो एक H3N1 है, H3N2 है और एक ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंजा बी और फुकेट का इन्फ्लुएंजा बी, ये 4 क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन एडवाइजरी में है और ये लोगों को लेना चाहिए। लेंगे तो ये काफी माइल्डर चीज होगी। और इसके लिए 2 ड्रग्स भी है बट अर्ली देना पड़ता है। एक ऑस्टेलोवीर है जो कि स्टार एनिसिड से बनता है और दूसरा जालमावीर है। तो ये दोनों को बहुत अर्ली देना पड़ता है। सो देयर इज अ ड्रग आल्सो फॉर दिस। इसमें इंडिया में एक बार ये हर साल ये सीजनल होते हैं। H1N1 एक बार सीरियस हुआ था दिल्ली में। उस वक्त जो कोमॉर्बिडिटी वाले थे, पर्टिकुलर जो हार्ट पेशेंट्स वगैरह थे, वो ज्यादा मरे थे। ये H3N2 है, ये एक म्यूटेशन हुआ इस वायरस में, तो इस बार ये सीवियर फॉर्म में आया है और इसमें जो कफ है वो काफी देर तक रह रहा है। So it is some little bit different than H1N1 के, उससे थोड़ा सा सीवियर फॉर्म में ये हो रहा है, बट घबराने की चीज नहीं है। वैक्सीन भी है और ड्रग्स भी है इसमें। और जो चीजें हमें कोरोना वायरस के लिए करना था और जो तैयारियां हमारे पास थी, वही सारी चीजें करनी है। जो भी हम कोरोना वायरस के लिए कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम चीजें करनी है। कभी कभी इसमें सिम्टम्स हैं थोड़े से दूसरे टाइप के आते हैं, किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम वगैरह होता है, अदरवाइज सिम्टम्स एग्जैक्टली जैसे कोरोना वायरस के थे वो होते हैं। इसमें जो ड्रग्स है वो सिर्फ केयर में जो है उनको मिल सकती है, ये बाजार से लेकर नहीं ले सकते। तो जो मेन चीज है कि काफी फ्लूइड लीजिए, पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन और इस टाइप की चीजें लीजिए और अपने आप ये करीब ठीक हो जाती है थोड़े दिनों में। करीब 10 दिन का इसका वो है पीरियड है जो कि ये रह सकता है। थोड़ा सा ये प्रोलॉन्ग्ड है ये जो H2N3 है। और इसके जो मिल के बना, इसको मेजर स्वाइन फ्लू का वो है ये, तो एवियन फ्लू में H5N1 है, H7N9 है। और इसमें जैसे बोला गया था एक 1965 में 56 में एक ट्रेन का H2 जिसको कि हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और न्यूरोमोनिडेज एक 1957 के उससे जुड़ के H3N2 बना है। सो इसमें घबराने की कोई चीज नहीं है, ये होता है। बट इस बार जरा 3000 केसेस बड़ी जल्दी से आए हैं, क्योंकि ये सीजन जो है ये करीब खत्म होने वाला सीजन है इन्फ्लुएंजा का, जो नॉर्दर्न इंडिया में जो पैटर्न है। और जैसे बोला गया है कि ये जो 2 डेथ्स हैं, दोनों बड़े सीवियर कोमॉर्बिडिटीज हैं। ये बूढ़ों को, हर कोई जो ज्यादा उम्र का है उसको इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और जैसे मास्क पहनना चाहिए वो होना चाहिए। जब ये कोविड वेनिंग पीरियड में था, उसी वक्त से इन्फ्लुएंजा केसेस ही आ रहे थे हॉस्पिटल में, जो आईसीयू में। राइट बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया इनफैक्ट मिस्टर गांगुली कि ये म्यूटेटेड वायरस है और ये नया नहीं है, लेकिन इस बार थोड़े केसेस बढ़े हैं। तो क्या आपने कॉम्बॉर्बिडिटीज़ की बात की, यानी जिन लोगों के पास थोड़ी सी ऑलरेडी हेल्थ कंडीशन सीवियर रहती है उन्हें कितना ध्यान रखना चाहिए? इनफैक्ट ये हमें डॉक्टर इंदु बेहतर बता पाएंगी। डॉक्टर इंदु क्योंकि लंग कंडीशंस को स्पेशलाइज करती हैं पढ़ने में। डॉक्टर इंदु, क्या आप ऐसे में अगर ये वायरस है और इसको प्रिकॉशनरी, इससे बचने की जितनी भी आप चीज़ें करते हैं, उसमें डॉक्टर जो मिस्टर गांगुली एक वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा ड्रग की बात कर रहे हैं, क्या वो एडवाइजेबल है सभी के लिए या फिर ओनली ऑन द कंडीशन, सीवियर कंडीशन पे ही वो ड्रग लेना चाहिए? कैसे वो लोग अपना ध्यान रखें जो ऑलरेडी लंग डिजीजेस से झेल रहे हैं या फिर थोड़ी सीवियर हेल्थ कंडीशन है इनकी? ये वायरस क्योंकि ये पुराना वायरस है विद स्लाइट म्यूटेशन, हमको पार्शियल इम्यूनिटी ऑलरेडी है। तो जैसे कोविड तो टोटली नया वायरस था, इसलिए हमको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, बट इसमें हमको पार्शियल इम्यूनिटी है। सेकेंडली वैक्सीन है। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, जो पेशेंट्स या बच्चे हों या बड़े हों, सिम्टम्स इसके माइल्ड हैं। खांसी, सर्दी, बुखार, शरीर में दर्द, किसी को उल्टी, जुलाब, हेडेक, ऐसे टाइप के सिम्टम्स आएंगे। ओके, and most of the people will be able to manage, और वो अपने आप ही सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के, सिंपल आप पैरासिटामोल लेंगे या लिक्विड्स अच्छा लेंगे, रेस्ट लेंगे, उसी से वो अच्छे हो जाएंगे। जो ड्रग्स हमारे पास है, हमारे पास जरूर ओसेल्टामाविर जैसी ड्रग्स है, बट ये उन्हीं के लिए
मतलब प्रिस्क्राइब्ड है या उन्हीं के लिए इंडिकेटेड है जिनको सीवियर इन्फेक्शन हो, जिनको अंडरलाइन हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज, कैंसर जैसे मरीज हो, इवन बच्चे जिनको अंडरलाइन डिजीजेस हो, उनको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए जरूरी हो जाती है और सबको ये मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है। और ऐसा भी माना जाता है कि जब ये इन्फेक्शन हो तो जब ये मेडिसिन जितनी जल्दी इनमें इन्फेक्शन दी जाए तो उसका असर बेटर होता है। But I don't want to give a message कि सबको ये मेडिसिन की जरूरत है। The answer is clearly no. Prevention is better than cure. तो इसको आप बच्चों को या बड़े क्राउडेड प्लेसेस पे ज्यादा ना जाए, सिंपल हैंड हाइजीन फॉलो करें। कोविड ने तो ये सब हमको सिखा दिया है, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, डू नॉट, अगर आपको खुद को इन्फेक्शन है तो आप जरूर मास्क पहनिए और ऐसे सब जगह जाके मिक्स ना होइए कि आपसे इन्फेक्शन दूसरे लोगों को हो जाए, और किसी को इन्फेक्शन है तो उसके पास ज्यादा ना जाए। अगर आपको खुद कोमॉर्बिड कंडीशंस है तो ये आप प्रिकॉशंस और भी ज्यादा लें। प्लीज वैक्सीन लीजिए, आपके पास ये फ्लू वैक्सीन तो सालों से है, हर साल लिया जाता है। इंडिया में हम ये वैक्सीन टिपिकली अप्रैल की फर्स्ट वीक में न्यू स्ट्रेन का वायरस का वैक्सीन आ जाएगा। इन्फ्लुएंजा के हम 2 पिक्स देखते हैं, एक मानसून में देखते हैं और एक विंटर में देखते हैं, तो अप्रैल मई में ये वैक्सीन लेना सही रहेगा। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को ये वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। बच्चों को भी हम डेफिनेटली एडवाइस करते हैं, एटलीस्ट एट द एज ऑफ 5-6 हम ऑल पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप वैक्सीन लो, तो दैट विल आल्सो हेल्प यू। पहले WHO पहले की रिकमेंडेशंस थी कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा है और आपके आसपास लोग हैं उनको हम कीमोप्रोफिलैक्सिस या दवाई दे देते थे कि आपको ना लगे, पर अब वो कीमोप्रोफिलैक्सिस की जो रिकमेंडेशन है वो निकल गई है। तो ये मेडिसिन जो यूज करते हैं वो करेक्ट पेशेंट्स के लिए और करेक्ट टाइम के लिए करेक्ट डोज में यूज करनी चाहिए, सबको ब्लाइंडली नहीं यूज करनी चाहिए। प्रिवेंशन अगेन आई वुड एम्फसाइज इज बेटर देन क्योर। टेक द वैक्सीन, टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स टू कि आपको इन्फेक्शन ना लगे, एंड इन मोस्ट दिस इन्फेक्शन इज गोइंग टू बी माइल्ड and it is self limiting, so there is nothing so much to worry about it. श्योर, ठीक है, वी गेट दैट। डॉक्टर इंदु, एलैबोरेटिवली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर अमित, क्या अगर किसी केस में ये सीवियर हो जाते हैं, केसेस बिगड़ जाते हैं, तो क्या हॉस्पिटलाइजेशन जैसी सिचुएशन भी पड़ जाएगी? क्योंकि आप हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, क्या अभी आपके पास कोई ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वायरस? देखिए, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन, सो वन हैज टू अंडरस्टैंड वायरल इन्फेक्शन के साथ में एक अच्छी चीज भी जुड़ी हुई है, दैट इज सेल्फ लिमिटिंग। एक्चुअली स्पीकिंग, इट विल कवर इट्स ओन कोर्स। एक कोर्स रहेगा 4 to 7 डेज का, और धीरे धीरे वो स्वतः ही अपने आप चला जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट एक्चुअली वी हैव टू ट्रीट द वायरस, द मेन प्रॉब्लम इज बेसिकली सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं कई बार। तो उन सेकेंडरी इन्फेक्शन से हमें जूझना या फिर उनसे हमें बचने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडली, इनिशियल फेज जब भी होता है, फॉर एग्जाम्पल एट होम ऑल्सो टेक सम मेडिकेशंस ऑन द ओपीडी बेसिस। 4 days, 3 days, 5 days में अगर सेटल हो जाता है तो एवरीथिंग इज गुड, बट अगर उसके बाद में ठीक नहीं होता है, देन फॉलो अप शुड बी वेरी एग्रेसिव, बिकॉज थिंग्स माइट गो द अदर वे अराउंड। सेकेंडली, क्या ये इन्फेक्शन कभी सीवियर हो सकता है? यस, ये इन्फेक्शन, जैसे हमने पहले बात किया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में सीवियर हो सकता है, और उस केस में हमको आईसीयू में एडमिशन की, और मे बी अगर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज इतना है कि ऑक्सीजन लेवल बॉडी का गिर रहा है, तो हमें इंट्यूबेशन यानी वेंटिलेटर पे आने की भी जरूरत पड़ जाती है, यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। बट इन सब चीजों में मैं एक ही चीज बोलूंगा, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये वायरल इन्फेक्शन है। Majority of times it is seasonal, majority of times it is self-limiting, and majority of times it is mild in nature. तो yes, कई बार लेकिन अगर significant symptoms हो, ज्यादा बढ़ रहे हो, तो please don't wait at home, come to the hospital, get yourself treated, and if it is required, get admitted also. All right, ठीक है। सो माइल्ड केसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ऑफकोर्स दिक्कत बढ़ेगी तो आपको इसको ध्यान अलग से देना पड़ेगा। मिस्टर कांकुले, क्योंकि आपने बताया कि ये जो एक साइकिल रहती है वो जनवरी टू मार्च रहती है इस इन्फ्लुएंजा वायरस की, और ये इस बार का म्यूटेटेड वायरस है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मार्च तक शायद पीक बन जाएगा और उसके बाद अप्रैल से केसेस सबसाइड कर जाएंगे, या फिर इस बार ये क्या, क्योंकि ये म्यूटेशन है तो शायद ये कुछ ज़्यादा समय भी रह जाए? ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस जब ये खत्म हुआ था कोविड का, तो हम लोग जो हॉस्पिटल में देख रहे थे, दे वर मोस्टली इन्फ्लुएंजा वायरसेस।
बट अभी जो हमारे पास सेंटर्स हैं एक्चुअली, एक तो सेंटर है जो कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस सेंटर है, वो एनसीडीसी के पास है और वो सिम्टम बेस्ड उससे आइडेंटिफाई करती है। हाउएवर देयर आर 9 सेंटर्स, बाद में ये बढ़ाए गए हैं जो आईसीएमआर के सेंटर्स हैं। ये सेंटर्स इन्फ्लुएंजा वायरस सर्विलेंस के लिए ही है। आजकल ये सीक्वेंसिंग भी होती है। तो पहले सीजनल उसमें जस्ट आता था सीजनल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, अब ये H3N2 है या H1N1 है या बी का कोई वेरिएंट है या कोविड है कि कोई वेरिएंट है, ये सारा अब पता चल जाता है। उसी तरह से हमें H3N2 और सडनली, और ये जो से बताया गया, इसमें ओरिजिनल एंटीजन सिन नाम की एक चीज होती है कि पुराने वायरसेस के एंटीबॉडीज कभी कभी उभर जाते हैं। तो इसमें जो इम्यूनिटी थोड़ी बहुत पार्शियल कभी कभी पुरानी आ जाती है, तो टाइप्स डिफर करते हैं। तो लास्ट दिल्ली में जो बड़ा सा आया था उसमें इट वाज H1N1, और H1N1 को वाज मेड पार्ट ऑफ द क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन। अब ये जो अब की बार जो आया है, जो 3000 कुछ 38 केसेस या कुछ आए हैं और 450 से ऊपर केसेस इस महीने में आए हैं, ये सारे केसेस ज्यादातर H3N2 के हैं। तो इनमें ये नहीं है कि ये मार्च में खत्म हो जाएंगे। ये जो सर्विलेंस है इसमें 2 पीक्स दिखाते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में सारे सालों तक, सारे साल चलता है। वहाँ विंटर, वहाँ पर सीजन इतने शार्प नहीं है। यहाँ आजकल ये जो सीजन है कोई रूल नहीं फॉलो करते बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ये थोड़ा सा जो पीक है ये थोड़ा सा अभी अभी आया है, तो ये मेरे ख्याल से अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल मई में इट माइट पीटर ऑफ, जो गर्मियों में पोस्ट मानसून में फिर आएगा। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये मार्च के बाद खत्म हो जाएगा। अभी सीजन्स को हमारे यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और हमें जो एक चीज जो बोला गया था, मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, इसमें जो ड्रग्स हैं ये आप चाहे तो भी खरीद के नहीं ले सकते। इसको आपको केयर में ही मिलेगा, और वो भी बहुत अर्ली अगर आप आइडेंटिफाई करके देंगे तब ये दिया जा सकता है। अभी हम ये नहीं कहते हैं कि आप H3N2 का डायग्नोसिस से कीजिए, सर्विलेंस के लिए ये ठीक है, पता करिए क्या है। बट सीजनल इन्फ्लुएंजा में इक्वली इसका अब इस वक्त मेन पीक है। कई लोग डायग्नोस्टिक्स के लिए भाग रहे हैं क्योंकि कोविड के लिए जाते थे तो जरूरी था, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि H3N2 का डायग्नोसिस के बाद ही आप केयर करें। अब की बार जब पता चल गया कि दिस इज द मेन एंड पीक वायरस, सर्विलेंस वाले करते रहेंगे, वो सीक्वेंसिंग करते रहे, वो सब कुछ करते रहेंगे। बट जिनको ये सिम्टम्स होता है उनको, जैसे अभी काफी अच्छे अच्छे एडवाइसेस आई हैं, उनको इसी तरह से रेस्ट, लॉट ऑफ फ्लूइड्स, पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन, इस तरह की चीजों में रखना चाहिए। ज्यादातर सब एंटीऑक्सीडेंट्स इस तरह के चीजों में रखना चाहिए। और अगर सीवियर हो तो केयर में ले जाना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ये इन्फेक्शन अब की बार आ रहा है, इसका जो वो है वो छोटा सा वो नहीं है, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है, थोड़ी सी सीवियरिटी ज्यादा है because there is that small mutation of V which happened in this particular virus. तो घबराने की कोई चीज नहीं। ये इसमें हम लोगों ने क्यों नहीं वैक्सीन लिया, ये शुरू से ही हम बोले जा रहे थे कि प्लीज वैक्सीन लीजिए, ये वैक्सीन के अंदर इंक्लूडेड है। और क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन अब इंडिया में बन रही है, सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, कैडिला का एप्लीकेशन ड्रग कंट्रोल के पास है, शायद अब तक मिल गया होगा। तो अब पहले ट्राइवेलेंट बाजार में था, क्वाड्रिवेलेंट मिल रहा है क्योंकि WHO की क्वाड्रिवेलेंट ही रिकमेंडेशन। और इनमें सारे जो स्ट्रेन, अब WHO बीच बीच में स्ट्रेन चेंज करती रहती है। तो अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो करंट 23-24 के एडवाइजरी स्ट्रेन है इसमें। तो कोई घबराने की जो नहीं लिया, जो वयस्क है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें वैक्सीनेशन होनी चाहिए। पर्टिकुलरली वयस्क में तो होनी ही चाहिए। बट इसमें जैसे कोविड में वो चीज नहीं थी, इन्फ्लुएंजा में बहुत छोटे बच्चे जो है, नियोनेटल उम्र के, पेरीनेटल उम्र के, ये लोग काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट 4 years ऑफ देयर लाइफ। और
और विद इन 1 year of a life or 6 months of a life also they are vulnerable. So उनमें अभी हमारे गांगुली जी, पास यानी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ध्यान तो आपको रखना होगा, वैक्सीनेशन का सपोर्ट जरूर लीजिए। वेरी क्विकली, बहुत समय की कमी है डॉक्टर इंदु, इसलिए बहुत क्विकली पूछना चाह रही हूँ, जो अभी मिस्टर गांगुली इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों में, और स्पेशली जो अस्थमा, जिन बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये जो छोटे अंडर एज हैं, क्योंकि आजकल पोल्यूटेड एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्या उनको थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी? श्योर। तो जो छोटे बच्चे हैं जिनको अस्थमा की फैमिली हिस्ट्री है या खुद अस्थमेटिक्स है, ये इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन भी अस्थमा का मतलब एक एपिसोड बढ़ा सकते हैं, एग्जैसर्बेशन जिसको हम बोलते हैं। तो अस्थमा का एक अटैक उसके कारण भी आ सकता है। बट ये नहीं मैं कहूंगी कि खाली इन्फ्लुएंजा से अस्थमा बढ़ता है, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, दूसरे वायरसेस हैं, डस्ट है, पोल्यूशन है। तो अस्थमेटिक बच्चे एक थोड़ा सा हायर रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली वैक्सीन देना चाहिए। हम ये वैक्सीन 6 months के बच्चों को ऑनवर्ड से हम देते हैं। फर्स्ट ईयर जब देते हैं तो 2 डोज देते हैं, और हर साल डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन, जब WHO डिक्लेयर करता है जो प्रेवलेंट वैक्सीन वायरसेस है, जो प्रेवलेंट स्ट्रेन है, उसके हिसाब से हमको वैक्सीन देना पड़ता है। तो डेफिनेटली अस्थमेटिक चिल्ड्रन दिस इज बिकम्स जी, राइट। वेरी क्विकली, बहुत छोटा जवाब, समय की कमी कारण डॉक्टर अमित, मैं आपसे बहुत छोटा ही सवाल पूछूंगी और एक्सपेक्ट करूंगी आप छोटा जवाब दें। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या चीजें लेनी चाहिए ऐसे में? देखिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग इज सच अ इम्पॉर्टेंट एंड जनरल टॉपिक। रूटीन में आपको बहुत कुछ अलग से नहीं करना होता है। व्हाट आई वुड स्टिल सजेस्ट इज, आपको जितना प्राणायाम, योग and regular walking means you should focus on isotonic exercises. What is the meaning of isotonic exercises? Like brisk walking, swimming, cycling, running. These type of activities should be done. योग से बहुत important चीज है जो मैं आपको बोलूंगा। प्राणायाम, इसमें बहुत कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। You just require 10 to 15 minutes per day. And pranayam basically increases and improves the oxygenation through the respiratory system of the entire body. So these important things. Secondly, fruits and vegetables खूब खाएं आप, है ना। आप ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, अपार्ट फ्रॉम you should try to avoid cashew nuts. काजू से बचें, बाकी सब चीजें आप आराम से खा सकते हैं। सो ये चीजें करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी के नाम पे जो बहुत सारी मल्टीविटामिन और वो सब चीजें आती हैं, वो आपको लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अपार्ट फ्रॉम रूटीन बी कॉम्प्लेक्सेस जो हम एडवाइस करते हैं। Secondly, one more thing I would love to advise. जी, यानी आपको कहीं ना कहीं ये वायरसेस, बग से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी पे तो काम करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, डॉक्टर इंदु, मिस्टर गांगुली एंड डॉक्टर अमित खंडेलवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने समय दिया और इस बड़े मैटर पर हमारे साथ इतनी क्रूशल राय अपनी साझा की, ताकि हमारे व्यूवर्स पैनिक ना करें लेकिन प्रिपेयर्ड जरूर रहें। चलिए, इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।